अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बहुत खुश थी। आज मेरी रुखसती का दिन था। मेरे शौहर शान ने मेरे हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थाम रखा था और हम दोनों अपने घर वालों से विदा लेकर एयरपोर्ट के अंदर कदम बढ़ा चुके थे। मेरा शुमार उन चंद एक दुल्हनों में से था जो रुखसती के बाद सीधे 7 समंदर पार चली जाती हैं और वहीं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हैं। जहाज़ की सीट पर बैठी हुई मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी और साथ ही साथ अपनी किस्मत पर भी नाज़ा थी। आज से पूरे 6 महीने पहले मेरा और शान का निकाह हुआ था। शान ने रुखसती से पहले ही मेरे सारे कागजात तैयार करवा लिए थे और सादगी से मुझे रुखसत करवा के आज अपने साथ दुबई ले जा रहा था। मेरे सारे रिश्तेदारों के मुंह मेरी शादी पर खुले के खुले रह गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं शादी होकर परदेश जाऊंगी और मेरा शौहर शान जैसा जवान और ख़ूबसूरत लड़का होगा। जब अम्मा ने मेरा और शान का रिश्ता तय किया तो सभी लोगों ने यही कहा था कि ससुराल वाले कभी बहू को परदेश भेज ही न दें, लेकिन मेरे मामले में ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई थी। रिश्ते वाली शहज़ादी खाला ने सच में बहुत बेहतरीन जगह मेरा रिश्ता करवाया था। शान ने मुझे बताया था कि दुबई में उसका एक अपार्टमेंट है और हमें एयरपोर्ट से सीधे वहीं जाना है। 2 से ढाई घंटे की फ़्लाइट के बाद आखिरकार हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं शादी करके दुबई आऊँगी। सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि आँख खुलने पर हर ख्वाब की तरह ये ख्वाब भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए शान के साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था, जो हर गुज़रते दिन के साथ बदतरीन बनने वाला था और फ़िलहाल मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए मेरे दिल में बहुत से जज्बात जन्म लेने लगे। इतने बड़े से अपार्टमेंट में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। मिलन का वक़्त करीब आने लगा था और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अब तक मैं शान के साथ तन्हाई में कोई वक़्त नहीं गुजार पाई थी। असर के बाद मेरी सादगी से रुखसती हुई थी और रात 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। सारा वक़्त हम शान के अम्मा अब्बा के साथ ही बैठे रहे थे, क्योंकि अब हमें पूरे 2 साल बाद ही लौट कर वापस आना था। इसीलिए अपार्टमेंट पहुंचकर मुझे बहुत थकन महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत था। मैंने ज़िंदगी में इतना आलीशान अपार्टमेंट आज तक नहीं देखा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक गरीब घराने से उठकर सीधे महल में चली आई हूँ। हम जैसी गरीब लड़कियाँ तो ऐसा ख्वाब देखने से पहले भी कई बार सोचती हैं। शान ने मेरी आंखों की चमक महसूस कर ली और मुस्कुराकर कहने लगे, हुमा, अगर तुम ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगी तो हम यूं ही ऐशो इशरत में रहेंगे और हमें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। शान की बात सुनकर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ज़िंदगी भर हर कदम पर उनका साथ दूंगी और उनकी हर बात मानूंगी। मैं मोहब्बत से शान के करीब हुई तो वो कहने लगे, पहले तुम तैयार हो जाओ और बेडरूम में जाकर बैठ जाओ। मैं शादी का तोहफ़ा लेकर कमरे में आता हूँ। हर लड़की की तरह शादी की रात को लेकर तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह जाए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा घूंघट उठे तो तुम सरप्राइज़ रह जाओ। शान की बात पर मैं मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई और अपना सामान खोलकर अपना शादी का जोड़ा निकाला, जो मैंने शाम को ही पहना था। ये बहुत भारी सा सुर्ख रंग का जोड़ा था, जो शादी पर शान के घर वालों ने ही दिया था। मैंने उसे दोबारा से पहन लिया और थोड़ा बहुत तैयार होकर बिस्तर पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि शान किस कदर अच्छे इंसान हैं, जो मेरी छोटी से छोटी खुशी का इस कदर ख्याल कर रहे हैं। वरना मैंने अपनी फ़िज़ाबाजी को शादी के बाद से लेकर अब तक हर छोटी बड़ी खुशी के लिए तरसते हुए देखा था। फ़िज़ाबाजी के शौहर मुराद भाई ना ही ढंग से कमाते थे और ना ही उन्हें बाजी की ज़रूरतों और खुशियों की परवाह थी। उनकी वजह से ही तो अम्मा ने यह फ़ैसला किया था कि वो मेरी शादी पाकिस्तान में नहीं करेंगी, बल्कि किसी परदेसी से मेरी शादी करके मुझे परदेश भेज देंगी, ताकि मेरा मुस्तकबिल संवर जाए। अम्मा ने शहज़ादी खाला को साफ साफ कह दिया था कि वो मेरे लिए किसी ऐसे लड़के का रिश्ता दिखाए
जो बाहर मुल्क में सेटल हो और अच्छा पैसा कमाता हो। उन्हें किसी पाकिस्तानी से मेरी शादी हरगिज़ भी नहीं करनी। शहज़ादी खाला ने एक आर पार होती नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, अपनी हुमा के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा। इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों के लिए रिश्ता तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है। तुम परेशान ना हो फरजाना, मैं किसी बहुत अच्छे घर का लड़का दिखाऊंगी जिसकी नौकरी भी बाहर होगी और वो अपनी हुमा को भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। शहज़ादी खाला की बात सुनकर अम्मा तो खुश हो गई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं सिर्फ 19 साल की हुई थी और अम्मा को न जाने मेरी शादी की इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों सताने लगी थी। उन्होंने बहुत से रिश्ते करवाने वाली आंटियों से मेरे रिश्ते की बात की थी और शहज़ादी खाला भी उन्हीं में से एक थी। शहज़ादी खाला का नंबर अम्मा की किसी दोस्त के तवज्जुह से उनको मिला था और अम्मा के एक फ़ोन कॉल पर ही वो दौड़ी दौड़ी हमारे घर चली आई थी। जब से अब तक उन्होंने न जाने कितने लड़के अम्मा को दिखा दिए थे, लेकिन अम्मा को कोई भी लड़का समझ नहीं आया था। मेरी बड़ी बहन फ़िज़ा की शादी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसका शौहर बहुत कम कमाता था और उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। 2 दिन पहले ही फ़िज़ा बाजी हमसे मिलने के लिए आई तो वो अपनी किस्मत पर 8 आंसू रोई और इसी वक्त अम्मा ने फ़ैसला कर लिया कि अब वो मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगी जो बाहर मुल्क में बहुत अच्छी नौकरी करता होगा। मुझे लगा कि अम्मा ने वक्ती तौर पर ये बात की है, लेकिन जब बाकायदा तौर पर अम्मा ने शहज़ादी खाला से ये बात कही तो मेरी जान निकल गई। मुझे तो अपना घर छोड़ने के नाम पर ही खौफ आता था। मैं समंदर पार कैसे जा सकती थी। शहज़ादी खाला के जाते ही मैं अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भाप गई और कहने लगी, अपनी फ़िज़ा को देख लो, इस कदर कसम परसी में ज़िंदगी गुजार रही है। शादी पर जो जोड़े मैंने दिए थे आज तक उन्हीं जोड़ों में है। मैं नहीं चाहती कि तेरा हाल भी फ़िज़ा के जैसा हो, तुझे भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़े। इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुझे परदेस भेज दूँगी। मेरी नज़रों से दूर रहेगी, लेकिन मुझे कम से कम इस बात का सुकून तो होगा कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, वरना फ़िज़ा को देखकर तो मेरा दिल कट कर रह जाता है। अम्मा के आगे मैं कुछ नहीं कह सकती थी, जबकि मैं कहना चाहती थी कि अम्मा, हर लड़की का अपना नसीब होता है और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ हासिल नहीं हो सकता। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। 2 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद शहज़ादी खाला एक दिन शान की तस्वीर हाथ में लिए हमारे घर चली आई। अम्मा को शान पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। शहज़ादी खाला ने बताया कि शान की दुबई में बहुत अच्छी नौकरी है और वहीं उसका ज़ाती अपार्टमेंट भी है और वो अपनी दुल्हन को भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर तो अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। इतना खूबसूरत और जवान लड़का और फिर इतना पैसे वाला। लेकिन फिर शहज़ादी खाला ने बताया कि लड़का अपने शहर का नहीं बल्कि इस्लामाबाद का है, उसके घर वाले भी वहीं रहते हैं। ये बात सुनकर अम्मा एकदम खामोश हो गईं। अपने शहर के लोग होते तो मालूमात करने में आसानी होती। इस्लामाबाद में तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था और अम्मा को समझ ही नहीं आ रही थी कि 2 शहरों में शादी कैसे होगी। शहज़ादी खाला कहने लगी, इतना मत सोचो, तुम्हारी बेटी को इस्लामाबाद नहीं बल्कि यहाँ से सीधा दुबई जाना है। लड़के वाले खुद हमारे शहर आएंगे, सादगी से शादी करेंगे और यहीं से अपनी हुमा शान के साथ दुबई चली जाएगी। तुम्हें कौन सा इसे इस्लामाबाद भेजना है जो मालूमात करनी पड़ेगी। शहज़ादी खाला की बात सुनकर अम्मा कुछ राज़ी हो गई, क्योंकि अगर मुझे इस्लामाबाद भेजना ही था तो फिर वहाँ की मालूमात करके क्या मिलना था। शहज़ादी खाला ने लड़के की जिम्मेदारी ली थी कि वह उसे ज़ाती तौर पर भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और लड़का बहुत नेक और शरीफ है। वो कहने लगी, मैंने अपनी हुमा की तस्वीर उन्हें भेजी थी, उन्हें तो हुमा बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकाह करवा लिया जाए। वो लोग खुद कराची आएंगे, निकाह करवाएंगे और फिर इसके बाद जैसे ही अपनी हुमा के कागजात तैयार हो जाएंगे तो शान खुद उसे आकर यहाँ से रुखसत करवा कर ले जाएगा। शहज़ादी खाला की बातें किसी सुहाने सपने की तरह मालूम हो रही थी। हम जैसे गरीब लोगों के घर रिश्ता आना और फिर इतना अच्छा रिश्ता आना,
नसीब की बात थी। अम्मा कहने लगी, ठीक है शहज़ादी बहन, तुम रिश्ते की बात चलाओ, बाकी जो मेरी हुमा के नसीब में होगा वो मिल जाएगा। हफ्ता भर भी न गुजरा था और मेरा रिश्ता शान के साथ पक्का हो गया था। शान के अम्मा और अब्बा कराची आए थे। उन्होंने ही अम्मा के साथ आकर सारे मामलात तय किए थे। ना ही उन्हें जहेज़ की कोई लालच थी और ना ही हमसे कुछ चाहिए था। वो सादगी से निकाह करवाना चाहते थे ताकि कागजात तैयार हो सकें। फिज़ाबाजी और मुराद भाई को जैसे ही मेरे रिश्ते का इल्म हुआ वो हमारे घर आ गए। मुराद भाई ने अम्मा को मना किया, इस तरह अनजान लोगों में रिश्ता ना करो, ना जाने लड़का कैसा हो, बाहर क्या काम करता हो, हमें क्या मालूम है। शहज़ादी खाला बस एक रिश्ता कराने वाली है, उसे अपने पैसों से गरज है, आप उसकी हर बात पर कैसे यकीन कर सकती हैं। मुराद भाई की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा गुस्से में कहने लगी, तूने आज तक मेरी बेटी को कौन सा सुख दिया है, मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मैं उसके लिए तड़पती रहती हूँ। अच्छा है हुमा परदेश जाएगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, तुझे मेरी हुमा की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, तो फ़िज़ा की फ़िक्र कर, यही काफ़ी है। अम्मा की कड़वी कसैली बातों ने मुराद भाई का मुंह बंद करवा दिया था। वो बेचारे भी मजबूर थे, जहाँ नौकरी करते वहाँ किसी न किसी वजह से उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती, वरना शादी से पहले वो बहुत ही अच्छा कमाते थे, लेकिन शायद उनके सितारे गर्दिश में थे। अम्मा ने ना ही ख़ानदान वालों की कोई बात सुनी और ना ही मुराद भाई की किसी बात पर कान धरे। अम्मा को शहज़ादी खाला की हर बात पर यकीन था और शान के माँ बाप भी बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे थे। इंटरनेट के ज़रिए मेरा और शान का निकाह पढ़ा दिया गया और दस्तावेज़ात की तैयारी शुरू हो गई। शान के माँ बाप वापस इस्लामाबाद चले गए थे, साथ ही मेरे कागजात ले गए थे, क्योंकि सारे दस्तावेज़ात वही लोग तैयार करवा रहे थे। उनको 6 महीने बाद अपनी रुखसती के लिए आना था। 6 महीने जैसे पलक झपकते ही गुजर गए। इन 6 महीनों में शान ने बहुत दफ़ा अम्मा को फ़ोन किया था और कई दफ़ा मुझसे भी बात की थी। वो वाकई बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने दुबई से मेरे लिए तोहफ़े तोहफ़े भिजवाए थे। अम्मा अपने फ़ैसले पर बहुत खुश थी कि उन्होंने मेरे लिए हीरा चुन लिया है। कागजात तैयार होते ही शान दुबई से सीधे कराची आए थे और उनके माँ बाप भी इस्लामाबाद से कराची आ गए थे। शान अपने अम्मा अब्बा के इकलौते बेटे थे। उनके माँ बाप ने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझे अपनी बहू बना लिया था। शादी पर इन लोगों ने मुझे बहुत ही कीमती जोड़े और मेरी अम्मा को भी एक सोने का हार दिया था। साथ ही फिज़ाबाजी को भी सोने की बालियाँ बनाई थी। मेरे ख़ानदान वालों को तो यकीन ही नहीं आया था कि मेरी किस्मत ऐसे खुल गई है। शान के घर वाले अपनी बात के पक्के निकले और जिस दिन मेरी रुखसती हुई उसी रात 11 बजे में जहाज़ में बैठकर दुबई पहुंच गई। अम्मा ने मुझे बहुत सारी नसीहतें करके रुखसत किया था कि मैं शान की हर बात पर अमल करूंगी और उन्हें कभी नाराज़ नहीं करूंगी। मैं घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी और सोच रही थी कि जब किस्मत में शान जैसा साथी लिखा हो तो वाकई ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। शान जैसे खूबसूरत मर्द के साथ आने वाले वक्त का सोचकर ही मैं शर्म से लाल हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने नज़रें झुका ली। न जाने मुझे कौन सा सरप्राइज़ मिलने वाला था जो शान ने इतनी देर लगा दी थी। कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के करीब आ गई थी और फिर जैसे ही मेरा घूंघट उठाया गया तो मेरी चीख निकल गई। मेरा घूंघट उठाने वाला शान नहीं बल्कि कोई 40-50 साल का अरबी मर्द था जो अपनी हवस भरी नज़रों से मेरे सजे संवरे वजूद को देख रहा था। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा शौहर कहाँ है? तो वो हंसकर कहने लगा, अब 2 घंटे के लिए मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। तुम इतनी खूबसूरत दुल्हन हो, मेरे लिए ही तो बनी हो। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो ये सब क्या कह रहा था? शान कहाँ था? ये आदमी कौन था? मुझे किसने इस आदमी के हाथों बेचा था? मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने खुद को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लंबा चौड़ा और ताकतवर मर्द था जिसके आगे मेरी एक न चल सकी और आने वाले 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के बदतरीन घंटे साबित हुए। गुर्बत के जिन लम्हात का सोचकर मैं थोड़ी देर पहले शर्म से लाल हो रही थी, वही लम्हात मेरी ज़िंदगी के लिए क़यामत साबित हुए। मेरा हाल ऐसा था कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई थी।
2 घंटे तक मेरे साथ ज़्यादती करने के बाद वो अरबी मुझे छोड़कर चला गया था और मुझ में इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ पाती। दुबई की ये पहली रात मेरे लिए कब्र की पहली रात जैसी थी, क्योंकि अज़ियत के लम्हात अभी ख़त्म नहीं हुए थे। 10 मिनट भी न गुजरे थे कि दूसरा अरबी कमरे में चला आया था। चीख चीख कर मेरे हलक में कांटे पड़ चुके थे और अब मुझ में मज़ीद मज़ाहमत की भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे अरबी ने भी मेरा हशर बिगाड़ दिया था और फिर इसके जाने के बाद तीसरा अरबी भी कमरे में चला आया था। मेरे वजूद से जान निकल गई थी। मैं एक बेजान लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसके बाद मुझे याद ही नहीं कि वह तीसरा अरबी कब तक मुझे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, क्योंकि मैं अपनी होश खो चुकी थी। सुबह जब मुझे होश आया तो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ शान लेटा हुआ था। वो जाग रहा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। उसे देखते ही रात का एक एक मंजर मेरे ज़हन के पर्दे पर चलने लगा। मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और रोते हुए पूछा कि रात जो कुछ हुआ वो सब क्या था? मेरी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया? मेरी बात सुनकर वो ऐसे हंसा जैसे नशे में हो। वो प्यार से कहने लगा, मेरी जान, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम्हें मेरे साथ इसी ऐशो इशरत में रहना है तो तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा। बस तुम इसी तरह इन अरबियों को खुश करती जाओ और फिर देखना हम दोनों कितने अमीर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद तुम्हें फिर काम करना है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो ये सब क्या कह रहा था? क्या ये ऐशो इशरत इन गलत कामों का नतीजा थी? और इसके बाद अब मुझे कौन सा काम करना था? उसने मेरे चेहरे पर आए सवालात पढ़ लिए थे। वो प्यार से मेरे बालों को अपनी उंगलियों में लपेटता हुआ कहने लगा कि तुम्हें शाम होते ही एक डांस बार जाना है और वहाँ छोटे कपड़े पहनकर इन अरबियों का दिल खुश करना है। जितना ज़्यादा तुम अपना काम दिल लगा कर करोगी, हमें उतना ही ज़्यादा पैसा हासिल होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी खुशी और दिल से ये काम करो, ताकि हर अरबी तुम्हारी ही तमन्ना करे और तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरहम दे। शान की इस बात ने मेरे तन बदन में ऐसी आग लगाई कि मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने घटिया निकलोगे। अपनी बीवी के दाम लगाओगे, उसे छोटे कपड़ों में गैर मर्दों के आगे पेश करोगे। तुमने एक ही रात में 3 अरबियों से मेरा सौदा कर लिया और एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे थप्पड़ के बदले में उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, चाहता तो मैं भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगा देता, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती कम करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। जब तक तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा है मैं लाखों कमा सकता हूँ और तुम मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो, ऐसे जैसे तुम्हें मालूम ही ना हो कि तुम जैसी लड़कियों को पाकिस्तान से यहाँ क्यों लाया जाता है। क्या तुम्हारी माँ इतनी बेखबर है कि उसने बिना सोचे समझे तुम्हें यहाँ भेज दिया? अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ आने से पहले इल्म ही नहीं था कि यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा काम लिया जाएगा। तुम्हारी माँ को और बहन को सोने में तोल दिया गया और शादी के नाम पर तुम लोगों को इतना कुछ दिया गया है कि जो तुम्हारी औकात से कहीं ज़्यादा है। कोई किसी को इतना कुछ ऐसे ही नहीं दे देता। तुम जैसी लड़कियों को दुबई आने की ख्वाहिश होती है और वो अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राज़ी होती हैं। तुम भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हो। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को दुबई की चमक दमक की ख्वाहिश थी। तुम जैसी लड़कियों को ये चमक दमक ऐसे ही मिलती है। शान के लफ्ज़ों ने मेरी रूह में खंजर घोंप दिए थे। वो मेरा शौहर था, मैं इस पर भरोसा करके यहाँ आई थी, लेकिन वो तो सीधे लफ्ज़ों में मुझे एक फ़ाहिशा औरत कह रहा था। ये सच था कि मेरी माँ ने दुबई की लालच में शान से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये दुनिया इस कदर गंदी हो चुकी है। मैं शान के कदमों में गिर गई और रोते हुए उससे फरियाद की कि वो मुझे पाकिस्तान वापस भेज दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं उसकी भारी इन्वेस्टमेंट थी, वो बगैर मुनाफा कमाए मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब ही एक बार में ले गया, जहाँ मुझे एक छोटा सा लिबास दिया गया और ज़बरदस्ती उसे पहनाकर डांस फ्लोर पर खड़ा कर दिया गया।
मेरा रोना धोना और मुज़ाहमत सब बेकार गया था, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियाँ ही मेरी जैसी थीं, जिनको ज़बरदस्ती इस मकाम पर पहुँचाया गया था। मैं जिस कदर मुज़ाहमत करती, अरबियों को इस कदर मज़ा आता और वो इतना ही मेरे साथ गलत हरकतें करते। थोड़ी देर में मुझे समझ आ गई कि मेरा चीखना चिल्लाना इन मर्दों को मज़ीद मेरी तरफ राग़िब कर रहा है। इसीलिए मैं पूरी तरह खामोश हो गई और फिर पूरी रात मेरे साथ जो कुछ होता रहा वो मैं बयान नहीं कर सकती। 15 दिन तक मैं इसी तरह ज़्यादती का निशाना बनती रही। शान मुझे डांस बार ले जाता, वहाँ मुझे नशे के इंजेक्शन लगाकर मदहोश कर दिया जाता और फिर जिस अरबी को मैं पसंद आ जाती वो मेरी मुँह मांगी कीमत अदा करके कुछ घंटों के लिए मुझे वहीं बने कमरों में ले जाकर अपनी हवस पूरी कर लेता। 15-20 दिन में ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी ये बर्बादी इस वक्त तक है जब तक मेरी खूबसूरती है। जिस दिन मेरी खूबसूरती ख़त्म हो जाए मैं शाम के लिए ज़रिया आमदन नहीं बन सकूंगी। और 20 दिन बाद मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई लड़की कभी आम हालात में सोच भी नहीं सकती। मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपना आधा चेहरा ही झुलसा डाला। मेरी चीखें आसमान पर थी, लेकिन यह दर्द उस दर्द से बहुत कम था जो मैं इतने दिनों से झेल रही थी। शान कहीं बाहर गया हुआ था, वो वापस लौटा तो मेरा चेहरा देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। शान मुझे अस्पताल ले गया, लेकिन मेरा चेहरा इस कदर बुरी तरह झुलस गया था कि डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सर्जरी होने के बावजूद भी वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो सकता। शान ने घर लाकर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन इससे ज़्यादा अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब कोई मेरी कीमत अदा करने वाला नहीं रहा था। गुस्से के आलम में उसने मेरा सामान बांधा और मुझे वापस पाकिस्तान भेज दिया, क्योंकि अब मैं उसके किसी काम की नहीं रही थी। मैं वापस जहाज़ में बैठी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं रहा था। महीना भर पहले की बात थी जब यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था, लेकिन अब ये बदसूरत बन गया था। एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने वहीं से मुराद भाई को फ़ोन मिलाया था, क्योंकि मुझे उन्हीं का नंबर याद था। मेरी एक फ़ोन कॉल पर मुराद भाई एयरपोर्ट आ गए थे। मुझे देखकर उनकी चीखें भी निकल गई थी। उनके साथ मैं वापस अपने घर पहुंच गई थी। मेरी माँ को तो सकता हो गया था। उनके लिए इस बात पर यकीन करना ही मुश्किल था कि शान इतना बड़ा धोखेबाज निकला है। मुराद भाई ने शहज़ादी खाला का पता करवाया, क्योंकि उन्हीं के तवस्सुत से रिश्ता हुआ था, लेकिन शहज़ादी खाला तो अपना किराए का घर छोड़कर न जाने कब की कहाँ जा चुकी थी। शान के इस्लामाबाद वाले घर का जो पता हमारे पास था वो भी किराए का घर था, और वहाँ कभी शाम के माँ बाप रहे ही नहीं थे। कौन जानता है कि वो शान के असली माँ बाप थे भी या नहीं। इस बात को आज पूरा 1 साल होने वाला है। मैं अपना जला हुआ चेहरा और लुटी हुई ज़िंदगी के साथ अपनी माँ की दहलीज़ पर बैठी हूँ। मेरी माँ तो उस दिन के बाद से ऐसी खामोश हुई कि जैसे उसके मुँह में ज़ुबान ही न हो। मुश्किल के इस वक्त में मुराद भाई हमारे लिए एक सहारा बन गए। उनकी नौकरी दोबारा से लग गई थी। हमारे पास शान के ख़िलाफ़ ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई ऐसा गवाह कि हम शान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते। इसीलिए मैंने अपना ये मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया था। मेरी सब माँओं, बहनों और बच्चियों के वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी बेटियों का रिश्ता बहुत सोच समझ कर और देखभाल कर करें। परदेश की चमक दमक में अंधे होकर अपनी बेटियों को आंखें बंद करके परदेश रवाना न करें कि कहीं उनका अंजाम खुदा न ख्वास्ता मेरे जैसा भी हो सकता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।